बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद मलिक। और स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की हमने डिफरेंट काइंड्स जो है डिस्कस की हुई हैं। तो आइए पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो उसमें आप सपोज कर लेंगे अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। एक वर्टिकल मोशन भी होती है दैट इज आल्सो इन स्ट्रेट लाइन, कि आप एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवा दें फ्रॉम सर्टन हाइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बॉल को अगर हम सर्टन हाइट से फॉल करवा देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही होती है। इसके बाद एक और टाइप ऑफ मोशन आपने डिस्क्राइब की थी दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये दो टाइप्स इसकी डिस्क्राइब की थी। एक को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट को सर्टन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनाता है। सेकेंडली जो है, जिस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे वो दोबारा वापस आता है, तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 में आपने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अगर हम एग्जांपल लें तो अर्थ जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एनिमेशन में एक अर्थ जो है वो मूव कर रही है अबाउट द सन। अब इसमें एक खास बात यह है कि दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इसको हम पीरियोडिक मोशन का नाम क्यों देते हैं? वजह उसकी यह है कि अर्थ सन के गिर्द हमेशा अपना एक चक्कर एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करती है, ठीक है। इसकी वजह से इस टाइप की मोशन को हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन का नाम देते हैं। और यहां पे अर्थ अपनी उस मोशन को हर एक टाइम पीरियड गुजरने के बाद रिपीट करती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने मोशन डिस्कस करनी है वो भी बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि अर्थ का सन के साथ किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। लेकिन आज जिस पीरियोडिक मोशन की हमने बात करनी है उसमें ऑब्जेक्ट का उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कभी 0 हो जाता है, कभी मैक्सिमम हो जाता है और कभी वैल्यू इसके दरमियान में होती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में हम इसको लिख सकते हैं इट इज द बैक एंड फोर्थ मोशन of an object about a fixed point, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक ही फिक्स पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे हरकत होती है। अगर हम डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने झूला तो देखा होगा, ठीक है। यहां पे देखें जी, हमारे पास एक झूला है जिसपे एक बच्चा बैठा हुआ है और इनिशियली वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है। अगर ये बच्चा इस झूले को झुलाना शुरू करता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी रेपिटेशन होना शुरू हो जाती है एक खास पॉइंट के गिर्द, ठीक है। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसको पिक्चराइज करते हैं तो ये जो आपको सेंटर में पोजीशन नजर आ रही है ये वो फिक्स पॉइंट बन जाएगा, और जो आइदर साइड पे आपको दो और पोजीशंस नजर आ रही हैं इनको हम इसकी एक्सट्रीम लिमिट कह सकते हैं या मैक्सिमम लिमिट कह सकते हैं, जहां पे ये दोबारा वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें तो हमने भी डेफिनेशन इसकी ऑसिलेशन को डिस्क्राइब किया है कि दिस इज द बैक एंड फोर्थ मोशन। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो मैक्सिमम लिमिट्स के ऊपर लेवल ऊपर हो जाता है, जबकि जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वहां पे लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसी स्विंग का टॉप व्यू लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें, टॉप व्यू से नजर आता है कि सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हमने फिक्स पॉइंट का नाम दिया था, और उसकी आइदर साइड के ऊपर जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं उन एक्सट्रीम लिमिट्स से ये इसी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम स्विंग को क्या नाम देते हैं कि दिस इज बेसिकली बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ
फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हमसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, तो हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? तो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इट इज द बैक एंड फोर्थ मोशन, और हम इसको लिख सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट is called oscillatory motion, and phenomenon is known as oscillation, और हम इसको वाइब्रेशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी आ गई और ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी आ गई। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जो उसने डिस्क्राइब की हुई हैं उसमें हमारे पास वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, फिर उसके साथ उसने सिंपल पेंडुलम डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर थर्ड उसने कर्व डिश को डिस्क्राइब किया है विद अ स्टील बॉल, और नंबर 4 पे हमारे पास एक वन एंड क्लैम्प्ड स्टील रूलर है। अब हम देखते हैं कि इन चारों एग्जांपल्स के अंदर ऑसिलेशन किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। अगर आप इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद इसको रिलीज किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम भी इनिशियली आप देख सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन में है। हम इसके साथ अटैच मैस को अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर किसी सर्टेन पोजीशन के ऊपर ले जाके आप इसको रिलीज करते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपनी बैक एंड फोर्थ मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हमने स्विंग की एग्जांपल देखी थी उससे। अब हमारे पास है स्टील बॉल एंड कर्व डिश। इनिशियली आप देख सकते हैं हमारे पास एक कर्व डिश है जिसमें हमने एक स्टील के बॉल को रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही आप इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके सर्टेन पोजीशन के ऊपर ले जाने के बाद रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने से ये क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, और फाइनली हमारे पास है वन एंड क्लैम्प्ड स्टील रूलर। इसमें हमने आप देख सकते हैं स्टील रूलर को एक साइड से क्लैम्प करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जबकि इसका ऊपर वाला फ्री एंड जो है वो इनिशियली अभी जिस हालत में है वो स्टेशनरी है या रेस्ट पे है। हम क्या करते हैं कि इस स्टील रूलर का जो ये फ्री एंड आपको नजर आ रहा है, इस फ्री एंड को साइडवेज डिस्प्लेस कर दें, और डिस्प्लेस करने के बाद जब जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं तो ये अपने सेंट्रल या फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर देगा, और इस मोशन को भी हम क्या नाम देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हमसे कोई ये पूछता है कि हाउ टू गेट ऑसिलेशन, तो हम यहां पे ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज दिस के हाउ टू गेट ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस को किस तरह से हासिल किया जाता है?
तो इन चारों केसेस में आपको एक कॉमन बात सुनी होगी, वो ये कि आपने ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से पहले डिस्प्लेस करना है। तो हम यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और डिस्प्लेस करने के बाद हमने ये कहा था कि आपने उसको रिलीज कर देना है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, रिलीज। और फिर वो फर्दर कहता है देन बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेट। ठीक है, तो तब जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमारे पास सिस्टम है, वो क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट्स आए हम इन दो वर्ड्स को देखते हैं कि डिस्प्लेस करने का क्या मतलब है और रिलीज करने का क्या मतलब है। अगर हम बात करते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करने का मतलब यह है कि आपने सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, सिस्टम पे जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और वहां जाके आपने सिस्टम को क्या करना है, रिलीज कर देना है। तो यहां पे रिलीज करने का क्या मतलब है, रिलीज करने का यहां पे मतलब बन जाएगा कि जो सिस्टम पे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी, इसको अब आप रिमूव कर दें। ठीक है, यानी कि हमने सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद हमने उसे रिमूव किया। रिमूव करने के बाद वो कहता है कि सिस्टम ऑसिलेट करेगा। यानी कि मतलब ये हो गया कि जब तक आपने सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है, सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर सकता। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि एफ एक्सटर्नल, क्या मतलब इसका, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऑसिलेशन में कोई किरदार अदा नहीं करती। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ऑसिलेशन जो है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, या कौन से ऐसे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो उसके लिए आइए हम एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसको आपने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इनिशियली दिस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पोजीशन में है। हम क्या करते हैं, पहला काम है कि सिस्टम को आपने डिस्प्लेस करना है। तो डिस्प्लेस करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स राइट, ये बन जाएगी जी एफ एक्सटर्नल, और अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट किसी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है। तो जो हमारे पास इसकी न्यू सिचुएशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये एम मैस इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जाने के बाद आपने इस सिस्टम को रिलीज करना है। तो स्टूडेंट्स, रिलीज करने का हमने क्या मीनिंग लिखा था कि जो आपने सिस्टम पे ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, आपने इस फोर्स को रिमूव कर देना है। तो जैसे ही आप इस सिस्टम को इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, तो ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से सिस्टम के अंदर एक फोर्स जनरेट होती है जो कि इस मैस को दोबारा इसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की या फिक्स पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ आर, वेयर एफ स्टैंड फॉर फोर्स
और R स्टैंड फॉर रीस्टोरिंग, ठीक है। तो FR जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स जो कि सिस्टम को दोबारा उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि अंडर द एक्शन ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स ये मैस अपने इस फिक्स पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें क्या होगा, जैसे ही ये मैस फिक्स पॉइंट पे पहुंच जाता है तो इस पे पहुंचने के बाद अपने इनर्शिया की वजह से मैस इस नॉर्मल पोजीशन पे रुकेगा नहीं, जबकि ये मूव करता हुआ दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इनर्शिया की वजह से दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देता है, और जब वो दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा तो न्यू सिचुएशन जो हमारे सामने बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज द मैस m। अगर हम एक रेफरेंस लाइन पे इन तीनों पोजीशंस को डिस्क्राइब कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी मैक्सिमम लिमिट, जिसको हम नाम दे सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का। ये इनिशियल पोजीशन थी जिसको हम नाम देते हैं मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन का, और ये हमारे पास दूसरी साइड की एक्सट्रीम लिमिट बन जाएगी जिसका वंस अगेन नाम क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से देखें कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, फिर अपने इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है जबकि अदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाता है। अब दोबारा देखें कि सिस्टम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है और एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आने के लिए कौन सा पैरामीटर रिक्वायर होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से फिर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन सिस्टम अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, और जब वो मीन पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है तो मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय अपने इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम एक फिक्स पॉइंट जिसको हमने मीन पोजीशन का नाम दिया है उससे बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे कहते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेशन, तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या डिस्क्राइब करेंगे, देयर आर ओनली टू पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेशन, नंबर 1 रीस्टोरिंग फोर्स एंड नंबर 2 इनर्शिया। ठीक है, तो यहां पे हम क्वेश्चन लिखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेशन। तो दो पैरामीटर्स हमने भी डिस्क्राइब किए हैं, नंबर 1 रीस्टोरिंग फोर्स, नंबर 2 इनर्शिया। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात इसकी डेफिनेशन से भी कंफर्म हो जाती है कि ओनली टू पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑसिलेशन। अब डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन में हमने कहा था कि इट इज द बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब है दो पैरामीटर्स होंगे, या दूसरा हमने इसमें लिखा था टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करें कि टू स्टैंड फॉर, टू किस चीज के लिए होता है और फ्रो किस चीज के लिए होता है, तो ये बात हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं टू को, टू स्टैंड फॉर टूवर्ड्स मीन पोजीशन। जी स्टूडेंट्स,
अब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन की तरफ किस वजह से आता है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम यहां पे लिख लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी रिप्रेजेंटेशन एफ आर बन जाएगी। अब वर्ड फ्रो जो होता है, दिस स्टैंड फॉर फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ सिस्टम आता है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स इनर्शिया। तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो वो पैरामीटर्स से जो कि ऑसिलेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। अब बात यहां पे ये आ गई कि मैंने मीन पोजीशन को ही यहां पे क्यों यूज किया है। तो अगर हम बात करते हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसको लिखा जा सकता है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, और अगर यहां पे वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसको लिखा जा सकता है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन यहां पे हमने रेफरेंस में दोनों ही मीन पोजीशंस यूज किए। अब मीन पोजीशन को हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जब आप रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि चेंज नहीं होता। अब अगर हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में था, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर इसको रिलीज किया और रिलीज करने से इसने बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब फर्ज कर लें कि सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा, हमें कौन सी पोजीशन मिल रही है? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें एक्सट्रीम पोजीशंस अवेलेबल नहीं है जब सिस्टम ऑसिलेट नहीं करता। इसका मतलब यह हो गया कि एक्सट्रीम पोजीशन वेरिएबल होती है। सेकेंडली, आप यह पॉइंट भी यहां पे नोट करें कि एक्सट्रीम पोजीशन कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। आप सिस्टम पे अप्लाइड फोर्स जितनी ज्यादा लगाते जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन उसी लिहाज से एक्सटेंड होती जाती है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों पोजीशंस में से मीन या एक्सट्रीम पोजीशन में से मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस वजह से हमने रेफरेंस के तौर पे मीन पोजीशन को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां तक इसने हमें यह बता दिया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स ऑसिलेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखिए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको आपने एक फ्रिक्शनल सपोर्ट के साथ, रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड से हम उसको पकड़ के खड़े हुए हैं। अगर आप इसमें वेव्स जनरेट करना शुरू करते हैं तो वेव्स जनरेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हम हाथ को अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब इस स्ट्रिंग पे अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर कर लूं, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो यहां पे हमने ये कुछ पॉइंट्स इसमें कंसीडर कर लिए हैं। अब अगर आप इस वेव की बात करें तो अपेरेंटली आपको वेव मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ये वेव मूव करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये पॉइंट्स जो इसके अंदर हमने सिलेक्ट किए हैं, अगर आप इसको बगौर देखें तो ये पॉइंट्स अपनी ही जगह पे ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे देखें, ये जो आपके सामने एक सेंट्रल लाइन नजर आ रही है, इसको अगर आप कंसीडर कर लें कि ये मीन पोजीशन है, तो हर एक पॉइंट जो कि हमने मेंशन किया हुआ है वो उस मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पता यहां से यह चला कि अगर आप वेव्स को समझना चाहते हैं तो बेसिकली आपको ऑसिलेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक वेव के अंदर बहुत ज्यादा ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को परफॉर्म कर लेते हैं, और उनका कंबाइन इफेक्ट जो होता है उसको हम नाम देते हैं वेव का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आइए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले हम यह समझते हैं कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को पता है कि मोशन का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम इसको लिख सकते हैं
if body changes its position with respect to its surrounding, the body is said to be in motion। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट इज मेंट बाय हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक वर्ड रिपीटेड मोशन के लिए यूज किया जाता है, तो इसको हम लिखेंगे with increase in time object repeats its motion। एक ऑब्जेक्ट जो कि रिपीटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है टाइम के इंक्रीज होने के साथ, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या नाम देते हैं? हार्मोनिक मोशन। अब यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है सिंपल, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स ये एनिमेशन देखें। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है। अब हम इसको डिस्प्लेस करने के लिए इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। हम डिफरेंट टाइप की फोर्सेस यहां पे यूज करेंगे। इनिशियली F1 फोर्स, इसकी वैल्यू स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू यूज करेंगे F2 और फिर उससे ग्रेटर वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज F3। और कॉरेस्पॉन्डिंग हमने स्प्रिंग में होने वाली एक्सटेंशन को स्टडी करना है कि जब फोर्स की वैल्यू कम थी एक्सटेंशन किस तरह से होती है, और विद द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे पहले हम F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से एक्सटेंशन हमें नजर आ गई। ठीक है, अब इसी सिस्टम के ऊपर हम दोबारा से F2 फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने पहले वाली फोर्स F1 के मुकाबले में ग्रेटर वैल्यू की फोर्स अप्लाई की है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन पहले से ज्यादा हो गई है। अगर आप दोनों फोर्सेस से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इस सिचुएशन में एक्सटेंशन पहले दोनों एक्सटेंशंस के मुकाबले में ज्यादा है। तो यहां पे हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वर्ड सिंपल मींस, सिंपल का मतलब यह है कि फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। हेयर एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंशन, यानी कि सिस्टम पे जितनी ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग में उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगी, या बॉडी उतना ज्यादा अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों वर्ड्स को आपस में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? टाइम के बढ़ने की वजह से ऑब्जेक्ट की ऐसी रिपीटेड मोशन जिसमें फोर्स एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन हम इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको डिस्क्राइब करते हैं। अभी फिलहाल हम इसको यहां तक ही रखते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हमने इसमें डिस्क्राइब करना है कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में जब भी आप बात करते हैं तो एक लॉ यूज करेंगे जो कि स्प्रिंग से रिलेट होता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? हुक्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये लॉ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हुक्स लॉ हर उस जगह पे अप्लाई किया जाता है जहां सिस्टम में एक्सटेंशन आ रही हो। स्टेटमेंट इसकी है, कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट force is directly proportional to extension। ठीक है,
और मैथमेटिकली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसको इक्वालिटी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी F इज इक्वल टू KX। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने रिलेशन एक डिस्क्राइब किया था। अब इसमें ये जो आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नजर आ रहा है कि इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? अब अगर आप इसी के मैथमेटिकल फॉर्मूला उसमें से K की वैल्यू निकालते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये बन जाएगा F ओवर X, जिसको हम लिख सकते हैं इट इज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम यहां पे इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एक्सटेंशन बेसिकली डिस्टेंस होता है, उसका यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर। तो हम K के यूनिट्स को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, K इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, और अगर हम न्यूटन को एक्सपेंड कर दें तो यह बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मीटर एज इट इज आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करने से K के बेस यूनिट्स बन जाएंगे, दैट इज किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि किलोग्राम के डायमेंशन हम कैपिटल M यूज करते हैं और टाइम के डायमेंशन हम कैपिटल T में यूज करते हैं। तो यहां से डायमेंशंस ऑफ K दैट इज इक्वल टू M, डिस्टेंस की चूंकि इसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए इसकी पावर आ जाएगी 0, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी T⁻², और डायमेंशंस में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज होती है, ये स्प्रिंग्स को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, तो उसके लिए आप देखें, फर्ज कर लें कि हमारे पास ये दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है, लेकिन दोनों स्प्रिंग्स जो है वो सेम मटेरियल के डिफरेंट वायर से बने हुए हैं। डिफरेंट वायर से मुराद यह है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर डिफरेंट है, एक वायर थिन है और दूसरे की वायर थिक है। अब अगर आप बात करते हैं कि K किस चीज को डिस्क्राइब करता है, तो K इन स्प्रिंग्स की स्टिफनेस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब स्टिफनेस मतलब यह हो गया कि कौन से स्प्रिंग के ऊपर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन कितनी होती है। तो वो स्प्रिंग जो कि मोटी वायर से बना हुआ है उसमें सेम फोर्स अप्लाई करने से कम एक्सटेंशन जनरेट होती है, जबकि उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स अगर आप उस स्प्रिंग पे अप्लाई करें जिसकी वायर थिन है तो डेफिनेटली उसमें एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि स्प्रिंग के लिए K की वैल्यू उसकी स्टिफनेस को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट हम इसमें एक पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल में यह बात की थी कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, तो ये वो पॉइंट है। चलें जी, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। वहां पे हमने ये कहा था कि रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली द फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। तो इसकी हम यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, कहता है कि फोर्स विच brings body
बैक टू इट्स मीन पोजीशन को यहां मैं MP से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। दूसरी बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में अप्लाइड फोर्स के इक्वल, जबकि डायरेक्शन में उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction to the applied force, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है FR से, विच इज इक्वल टू -F अप्लाइड। स्टूडेंट्स यहां पे ये नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया हुआ है, जबकि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं। सो FR की वैल्यू इक्वल हो जाएगी -टाइम्स ऑफ KX, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि नेगेटिव साइन किस चीज को एक्सप्लेन करता है। नेगेटिव साइन shows that both FR and extension are directed opposite। ये दोनों वैल्यूज है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। आइए अब हम इसको फिर एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है। इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन में है। जब रेस्ट पोजीशन में होगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं होती, और एक्सटेंशन नहीं होगी तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होती। अब हम इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा के इसको सर्टेन पोजीशन तक एक्सटेंड कर देते हैं, और यहां से जाके हम इसको रिलीज करेंगे। रिलीज करने से सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स जो कि एक्ट करना शुरू कर चुकी होती है, वो इस मैस को उसकी मीन पोजीशन के ऊपर लाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट पे गौर कीजिए कि लास्ट हमने अभी एक बात की थी कि सिस्टम में एग्जिस्ट करने वाली फिक्स्ड पोजीशन कौन सी होती है, मीन पोजीशन। और डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि हमेशा फिक्स पॉइंट से मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं बात करता हूं मेजरमेंट ऑफ एक्स की, तो वो इस मीन पोजीशन से अवे मेजर किया जाएगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एक्स की डायरेक्शन हमेशा मीन से एक्सट्रीम की तरफ होती है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम से मीन की तरफ होती है। अब सिस्टम चाहे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा हो, एक्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी, जिसकी वजह से रिलेशन में हमने ये नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम मेजर करते हैं इस सिस्टम में जनरेट होने वाले एक्सेलरेशन को। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के लिए हम यहां पे यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? F इज इक्वल टू ma। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम ये बात कर चुके हैं कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये वैल्यू आ जाएगी ma इज इक्वल टू माइनस kx। हमने चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, सो a की वैल्यू हम सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे गौर करें तो k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और m जो है वो मैस जो कि आपने अटैच किया हुआ है, ठीक है। गिवन सिस्टम में k और m दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि k बाय m वाला कंप्लीट फैक्टर क्या है? कांस्टेंट के इक्वल है। अब अगर हम यहां पे इस कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो हमें यह बात पता है कि ये इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास ये रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement and always directed towards mean position। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें, उसने ये वर्ड्स यूज किए हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर यह है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमने यहां पे लिखा भी हुआ है, F इज इक्वल टू ma, इस रिलेशन से हमें यह बात पता चलती है कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की प्रेजेंस में होता है। सिस्टम के ऊपर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल आ रही है तो सिस्टम में किसी किस्म का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे हमारे सिस्टम में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स का हम बता चुके हैं कि उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इसी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स के प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय FR, which is directed towards मीन पोजीशन,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से यहां पे एक्सेलरेशन जब भी जनरेट होगा, चाहे बॉडी वन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रही है या अदर एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रही है, मीन से फर्स्ट एक्सट्रीम या मीन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज।